बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम पंजाब यूनिवर्सिटी का एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पेपर का टाइटल है क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 और पेपर का कोर्स कोड है GQR 101। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर जारी तमाम BS प्रोग्राम्स में ये दो नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 और क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 के नाम से। सभी स्टूडेंट्स चाहे वो BS इंग्लिश कर रहे हैं, फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, जो भी BS आप कर रहे हैं, पहले 4 सेमेस्टर्स में से 2 सेमेस्टर्स के अंदर आप लोगों ने क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 और क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 का पेपर लाजमी पढ़ना है। अब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जैसे BS इंग्लिश वाले, BS पोल साइंस वाले, BS ज़ूलॉजी वाले एंड सो मैनी अदर्स, उनके लिए ये पेपर थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन एक बात बेटा याद रखिएगा, जो भी कोर्स आउटलाइन हमारी होती है हम लाजमी उसको पढ़ते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। लेकिन याद रखें बेटा, 2 काम जो है ना वो हर स्टूडेंट नहीं करता। एक पुराने पर्चे और दूसरा अच्छे और मेयारी टेस्ट। ये 2 काम हर स्टूडेंट नहीं करता। ये 2 काम वो स्टूडेंट करता है जो बड़ी रेस का घोड़ा है, जो विक्ट्री स्टैंड का बच्चा है, जो टॉपर्स में आता है, वो ये 2 काम ज़रूर करता है। वो अपने कोर्स से रिलेटेड यूनिवर्सिटी के जो अप टू डेट पेपर्स हैं उनको वो लाजमी सॉल्व करता है और अच्छे मेयारी टेस्ट वो लाजमी देता है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि अच्छा मेयारी टेस्ट कौन सा होता है, तो बेटा याद रखें, एक अच्छा टेस्ट वो होता है जिसमें तमाम स्टूडेंट्स के नंबर जो है ना वो पूरे ना आए। कोई 10% बच्चे हों जो उस पेपर में से पूरे नंबर ले सकें, मतलब कि जिन्होंने उस कोर्स आउटलाइन को बड़ा डीपली स्टडी किया हुआ है, उस कोर्स आउटलाइन की जो माइक्रो लेवल की स्टडी है ना वो उन्होंने की हुई है, तो उन स्टूडेंट्स के नंबर जो है ना वो पूरे आते हैं। जाहिर है जिन्होंने उस कोर्स आउटलाइन की इच्ची बिच्ची स्टडी की हुई है, कोई चीज़ उन्होंने छोड़ी नहीं है, तो वो डिज़र्व करते हैं कि उनके मार्क्स जो है ना वो पूरे हैं। तो ये 2 काम जो है ना ये बेटा हर स्टूडेंट नहीं करता। आप लोग कोशिश करें, आप जो भी BS कर रहे हो और उस BS के अंडर जो भी आप कोर्सेज़ पढ़ रहे हैं, आप उन कोर्सेज से रिलेटेड यूनिवर्सिटी के पुराने पेपर्स को लाजमी सॉल्व करें। सिर्फ देखना नहीं है, बहुत सारे बच्चे उन पेपर्स को देखते ज़रूर हैं बट उन्हें सॉल्व नहीं करते। तो उन पेपर्स को जो पुराने अप टू डेट्स हैं, जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स के अंदर आ चुके हैं, उनको आप ना सिर्फ देखें बल्कि अपने हाथ से उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जो तैयारी है वो मुमकिन हो सके। इस पेपर में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पेपर की कंपोजिशन बेटा इस तरह है कि 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और हर एक के नंबर 5 हैं। 30 नंबर के ये शॉर्ट क्वेश्चन है और फिर 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, हर एक के 10 नंबर हैं। 30 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन है। टोटल 60 मार्क्स का ये पेपर है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन है फॉर ए सेट ए जो है ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स पर मुश्तमिल है और सेट B जो है ये 6 प्राइम नंबर्स पर मुश्तमिल है, जो पहले 6 प्राइम नंबर्स हैं। तो हमने जो कम्यूटेटिव लॉ है इंटरसेक्शन का वो हमने इसमें प्रूव करना है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो है हाउ कैन वी कंपेयर 2 फ्रैक्शंस, गिव ए ब्रीफ डिटेल। 2 फ्रैक्शंस को आप किस तरह कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस करें कि जो हमारा पहला सेट है उसमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हैं 1 to 10 और जो दूसरा सेट है उसमें 6 प्राइम नंबर्स हैं, यानी पहले 6 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बेटा वो होता है
जो अपने अलावा किसी दूसरे डिजिट के ऊपर तकसीम नहीं होता। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये मैंने लिखे हैं, तो ये अपने अलावा किसी दूसरे डिजिट के ऊपर डिवाइड नहीं होते, तो इस वजह से इनको हम प्राइम नंबर कह सकते हैं। अब जो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन के लिए वो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, और ये इक्वल टू है बी इंटरसेक्शन ए के। इंटरसेक्शन का मतलब है कि आपने इन दोनों सेट्स में से वो एलिमेंट उठाने हैं जो दोनों में कॉमन है। तो पहले हम ये ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में हमने सेट ए और सेट बी के जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो लिखे हैं, और इन दोनों में जो कॉमन आ रहे हैं वो 2, 3, 5 और 7 हैं। अब यही अगर हम बी इंटरसेक्शन ए में मालूम करना चाहें तो सेट बी मैंने पहले लिखा है और फिर सेट ए लिखा है, तो आप नोटिस करें कि इनके अंदर भी जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो 2, 3, 5, 7 ही हैं। तो यही चीज़ जो है ना ये हम प्रूव करना चाह रहे थे क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन के लिए कि ए इंटरसेक्शन बी जो है ये बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल है। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें हमने दो डिफरेंट फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, यानी हम दो फ्रैक्शंस में से कैसे जज कर सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन जो है वो बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन जो है वो छोटी है, या दोनों फ्रैक्शन जो हैं वो इक्वल हैं। तो ये फ्रैक्शंस का जो कंपैरिजन है ये हम 4 डिफरेंट मेथड्स से कर सकते हैं, या 4 हमारे पास टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम दो डिफरेंट फ्रैक्शंस को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। हमारी जो पहली टेक्निक है वो है कि हमारा डिनोमिनेटर जो है ना वो सेम होना चाहिए। अगर हमारा डिनोमिनेटर ये जो डिवाइज़र है अगर दोनों फ्रैक्शंस में सेम है तो हम इसके न्यूमरेटर को देखेंगे कि किस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है। तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो वाली फ्रैक्शन जो है ना वो बड़ी कहलाएगी। तो आप ऑब्ज़र्व करें इन दोनों फ्रैक्शन में डिवाइज़र हमारा सेम है, तो जो ये वाली फ्रैक्शन है इसका जो न्यूमरेटर है वो बड़ा आ रहा है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये वाली फ्रैक्शन जो है ये इस फ्रैक्शन से बड़ी है। दूसरी टेक्निक हमारे पास ये है कि जो डिनोमिनेटर है अगर ये डिफरेंट है, अगर हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो फिर हम जो लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है पहले वो फाइंड आउट करेंगे। तो इसका हमने एलसीएम लिया 4 और 6, इसको 2 पे आप डिवाइड करके देखें तो इनको मल्टीप्लाई करें, ये 12 हमारे पास आ रहा है। अब हमने कोशिश करनी है कि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है ना उसे सेम कर लें। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमने यहाँ पर 12 इंट्रोड्यूस करवाना है। तो हम इन दोनों को ऊपर नीचे किसी ऐसी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे 12 जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाए। जैसे ये 3/4 है तो यहाँ मैंने ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरे पास 9/12 आ गया। इसी तरह जो ये वाली फ्रैक्शन है इसको मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास नीचे डिवाइज़र जो है वो 12 आ गया। अब आप ऑब्ज़र्व करें जो केस 1 या जो पहली टेक्निक हमने स्टडी की थी जिसमें डिनोमिनेटर हमारा सेम था तो हमने जो न्यूमरेटर है उसको ऑब्ज़र्व किया था। अब वही टेक्निक हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं। देखिए इन दोनों फ्रैक्शन के अंदर जो हमारा डिवाइज़र है जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया है, तो अब इनका जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है उसको हम देखेंगे तो इस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है ना वो बड़ा आ रहा है, यानी ये 10 जो है ये 9 से बड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन इससे बड़ी है। तीसरी टेक्निक है कि हम दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर ये दो फ्रैक्शंस है और इनको हम कंपेयर करना चाहते हैं कि कौन सी बड़ी है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये फॉर्म हमारे पास आ गई। तो आप नोटिस करें कि ये 20 जो है ये 18 से बड़ा आ रहा है, तो 20 जो है ये इस साइड की फ्रैक्शन बना रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 5/6 है ये वाली फ्रैक्शन हमारी
बड़ी है एज़ कम्पेयर टू 3/4 के। चौथी केस हमारे पास है कि हम इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए डेटे को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब हम इसे डिवाइड करके देखते हैं कि कौन सा आंसर हमारा बड़ा आ रहा है। तो ये जो 3/4 है या 3/4 है, इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 0.75। इस साइड पर मैंने इसे कंप्लीट सॉल्व किया हुआ है। इसी तरह 5/6 जो है, इसका आंसर हमारे पास ये आ रहा है, ये मैंने सॉल्व इसको किया हुआ है। अब आप नोटिस करें कि जो 5/6 का आंसर है वो 3/4 के आंसर से बड़ा है, मतलब ये वाला आंसर हमारा इससे बड़ा आ रहा है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो 5/6 की फ्रैक्शन है ये बड़ी है और 3/4 की फ्रैक्शन जो है ये छोटी है। तीसरा क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ ए बाइसिकल इज 6,480 रुपीज़ इंक्लूसिव 8% GST। कोई साइकिल है जिसकी ये कीमत है और इस कीमत के अंदर 8% GST शामिल है, यानी सेल टैक्स जो है वो इसके अंदर शामिल है। व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल। तो ये जो बाइसाइकिल है इसकी ओरिजिनल प्राइस फिर कितनी है। तो दूसरा क्वेश्चन है, हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अब आप नोटिस करें कि जो साइकिल है उसकी ओरिजिनल प्राइस हम निकालना चाहते हैं। हमें दिया क्या है, हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो साइकिल की सेलिंग प्राइस है वो दी गई है जिसमें टैक्स शामिल है। हम लेट करते हैं कि जो बाइसिकल है उसकी ओरिजिनल प्राइस x है। अब इस x के अंदर 8% जो है ना वो टैक्स शामिल हुआ है और फिर उसकी सेलिंग प्राइस बनी है। तो x के अंदर हमने 8% टैक्स शामिल किया तो फिर ये सेलिंग प्राइस आ गई। अब ये 8% जो है ये ओरिजिनल प्राइस का है, तो GST जो है 8% और ये ओरिजिनल प्राइस x का है। हम इस सेलिंग प्राइस की जगह पर 6,480 रुपये रखते हैं और इसमें से x हम कॉमन ले लेते हैं। जब इसमें से x हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ रही है 1 + 8/100। अब 8% को मैंने 8/100 लिखा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ रहा है 108/100। तो इससे हमने x की कीमत निकालनी है। ये 100 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, जब ये इस तरफ आएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा। ये 108 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इसके नीचे आएगा तो डिवीजन में जाएगा। तो अब आपने इसको सॉल्व करके जो बाइसिकल है उसकी ओरिजिनल प्राइस निकाली, तो ओरिजिनल प्राइस हमारे पास है 6,000 रुपये। अब 6,000 का हमने 8% टैक्स निकालना है, तो 6,000 का 8% टैक्स जब हम निकालते हैं तो ये आ रहा है 480 रुपये। अब जो बाइसिकल है उसकी ओरिजिनल प्राइस 6,000 रुपया और टैक्स इसमें शामिल हुआ 8% GST, और इन दोनों को सम अप करें तो ये बाइसिकल की सेलिंग प्राइस जो है ये हमारे पास आ जाएगी। चौथा क्वेश्चन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ये 3 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 18। तो अब आप ऑब्ज़र्व करें कि ये जो 18 है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 18 आ रहा है, और इन दोनों को प्लस करके देखें तो ये -7 हमारे पास आ रहा है। आपने 3 को और 6 को मल्टीप्लाई किया तो ये 18 है। आप इसके साथ माइनस लगा भी सकते हैं, मतलब यहाँ पर भी आप माइनस लगा लें, कोई अर्ज नहीं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना ये मज़ीद बन जाए। इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखें -18 आ रहा है, और इन दोनों को प्लस करके देखें ये -7 आ रहा है। यानी ये जो सेंटर वाली रकम है ये हमारे पास इस कॉन्सेप्ट से बन रही है, मल्टीप्लाई करने से 18 और प्लस करने से -7। अब ये जो -7x है इसको हमने लिखा 9x और +2x। ये 9 और 2 हमने यहाँ से लिए हैं।
इसमें से कॉमन निकाल लें 3x तो बाकी बचेगा x माइनस 3, इनमें से कॉमन निकाल लें 2 तो ये x माइनस 3, फैक्टर आप कंप्लीट कर लें 3x प्लस 2 और x माइनस 3, इसको भी इक्वल टू 0 करें और इसको भी इक्वल टू 0 कर लें। यहाँ से x की कीमत हमारे पास आ गई 3 और यहाँ से x की कीमत आ रही है -3/2। ये दो हमारे पास x के आंसर्स आ गए। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या वाकई यही एग्जैक्ट आंसर्स हैं। तो इसके लिए हम वेरिफिकेशन का प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर x की जगह हम ये 3 रखते हैं। पहले जब हम x की जगह पर 3 रख के इसको सॉल्व करते हैं तो ये 0 आ रहा है। इट मीन्स कि इस 3 ने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दी है। लेफ़्ट साइड और राइट साइड जो है ना ये इक्वल है। इसी तरह यहाँ पर x की जगह हमने ये -2/3 रखा और इसको सॉल्व किया तो यहाँ से भी आंसर हमारा 0 ही आ रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों जो हैं ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूट 105 रुपीज़, 105 रुपये हैं जो आपने 3 बहनों में तकसीम करना है और उनमें जो रेशो है वो 1, 6 और 8 की रेशो है। छठा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब आप नोटिस करें कि जो ओरिजिनल रकम है जो हमने 3 बहनों में तकसीम करनी है वो है 105 रुपये और ये 105 रुपये की रकम हमने इस रेशियो से तकसीम करने हैं। तो आप इन सबको जमा करें तो ये आ रहा है 15। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/15, इसे लिखेंगे 6/15 और इसे लिखेंगे 8/15। अब आप नोटिस करें कि अगर 15 हिस्से हैं टोटल, उस रकम के हम 15 हिस्से बनाते हैं तो एक हिस्सा जो है एक बहन को मिल रहा है, एक बहन को 6 हिस्से मिल रहे हैं और एक बहन को 15 में से 8 हिस्से मिल रहे हैं। तो हम ये लेट करते हैं कि ये ABC जो है ना ये 3 बहनें हैं। तो जो शेयर ऑफ A है यानी A बहन का शेयर, तो ये 1/15 इंटू 105, ये आंसर आ जाएगा 7 रुपये। शेयर ऑफ सिस्टर B ये 6/15 है, इसको आपने 105 से मल्टीप्लाई किया 42 आ गया। शेयर ऑफ सिस्टर C तो ये 8/15 से आपने 105 को मल्टीप्लाई किया तो ये 56 है। अब इन तीनों को आपने सम अप करके देखना है क्या ओरिजिनल रकम बन रही है। अगर इन तीनों का सम अप करने से ओरिजिनल आंसर आ रहा है यानी 105 रुपीज़ बन रहे हैं तो फिर ये डिवीजन हमने बिल्कुल ठीक की है। 3 ट्रायंगल की साइड्स हमें दे दी गई हैं और इन तीनों ट्रायंगल की साइड्स को यूज़ करके हमने एरिया निकालना है ट्रायंगल का। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना मैंने 2 फार्मूला यूज़ किए हैं। एक है हीरो फार्मूला और दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला। अब यहाँ पर जो हीरो फार्मूला की एप्लीकेशन है उसके लिए हमें H चाहिए क्योंकि ये फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए बाय यूजिंग हीरो फार्मूला। तो डेल्टा से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को शो कर रहे हैं। तो S जो है ये हमारे पास है A जमा B जमा C/2। ये तीनों साइड्स A, B और C, इन तीनों को सम अप किया, 2 पे तकसीम किया तो आंसर आ गया 6। अब S की जगह पर हम लिखेंगे 6 और ABC की जगह पर लिखेंगे 3, 4 एंड 5। तो ये कीमतें रखने से हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट आ रहा है वो आ रहा है 6। तो इस 6 के साथ cm स्क्वायर लिखा है क्योंकि जो भी एरिया है एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर, यूनिट का स्क्वायर। जो पेरीमीटर होता है उसका यूनिट पावर में नहीं होता, मतलब वो सिंगल cm होगा। और अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूब। ये आपने जहन में रखना है। मतलब पेरीमीटर लिखेंगे तो खाली यूनिट, आप एरिया को लिखेंगे तो फिर यूनिट जो भी है उसका स्क्वायर लेना है। फिर अगर आपने वॉल्यूम को लिखना है तो यूनिट जो भी है उसकी आपने पावर 3 करनी है। अब इसी क्वेश्चन को
राइट एंगल ट्रायंगल के फार्मूले से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसके ऊपर पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ये शो किया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये बेस है, ये हमारे पास अल्टीट्यूड है, इन दोनों का स्क्वायर करके सम लें तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। AC बेस, BC जो है ये अल्टीट्यूड और AB जो है ये हाइपोटेन्यूज। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये हमारा रिलेशन बन रहा है। तो इसका मतलब है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल की सूरत में जो एरिया है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास है 3 और हाइट है 4। तो ये कीमतें यहाँ पर रखने से ये वही आंसर हमें फिर से मिल रहा है जो हमने हीरो फार्मूले से निकाला है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन आ रहा है लॉन्ग क्वेश्चंस का। अब लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर टोटल 3 सवाल हैं और तीनों 10-10 नंबर के हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 72 लोग हैं, 72 लोगों के लिए 7 दिन की खुराक है और एक दिन के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो बाकी खुराक बची है उसको हमने 3 दिनों में ख़त्म करना है। तो आप ये बताएं कि कितने और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी उस खुराक को 3 दिनों में ख़त्म करने के लिए। अब 72 लोगों के पास जो टोटल खुराक है वो 7 दिन की है। एक दिन उन्होंने खुराक इस्तेमाल की और उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम बाकी की जो खुराक है वो 6 दिनों की बजाय हम 3 में ख़त्म करेंगे। तो जाहिर है फिर खुराक बहुत ज़्यादा है और लोग कम है। तो उन्होंने अब कुछ लोगों को इनवाइट करना है कि आ जाएं और हमारे साथ मिल के इस खुराक को 3 दिनों में ख़त्म कर दें। तो कितने लोगों को उन्होंने अब इनवाइट करना है, ये हमारा सवाल है। 72 लोग हैं जिनके पास 7 दिनों की खुराक मौजूद है। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास जो 504 पर्सन डे फूड मौजूद है। एक दिन उन्होंने खुराक यूज़ की यानी 72 इंटू 1 इस 72 आ गया। 72% डे फूड जो है 504 में से हम इस 72 को निकाल देते हैं तो बाकी हमारे पास है 432% डे फूड। मतलब अब 432 लोग और दिनों के लिहाज से जो उनके पास अवेलेबल स्टॉक है वो मौजूद है। अब ये देखें कि कितने लोगों को उन्होंने इनवाइट करना है कि वो खुराक जो है वो 3 दिनों में ख़त्म हो जाए। अब हमें x निकालना है। x क्या है? x नंबर ऑफ पर्सन हैं जो उन्होंने इनवाइट करना है और ये 3 क्या है? 3 आपके पास दिन है। तो वही फार्मूला जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया 72 इंटू 7 वाला। तो अब 3 हमारे पास डेज हैं और x कितने लोग होंगे कि वो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 432 के इक्वल आ जाए। अब ये 3 जो है इसको आप यहाँ पर शिफ्ट करें इसके नीचे तो ये आ रहा है 144। इसका मतलब है कि वो जो 6 दिनों की खुराक थी, 6 दिन की खुराक को उन्होंने यूज़ करना था तो टोटल आपके पास 144 लोग होंगे तो फिर वो 3 दिनों में यूज़ कर पाएंगे। अब 144 लोग टोटल होने चाहिए तो 72 तो पहले ही हैं। तो अब 72 में से मतलब जो 144 है उसमें से आप 72 को माइनस कर दें तो बाकी 72 आपके पास फिर और आ गया। इसका मतलब है कि 72 पहले और 72 लोग आपने और इनवाइट करना है, तब आपके पास टोटल हो जाएंगे 144 और 144 लोग जो हैं वो उस खुराक को 3 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। तो 72 पर्सन को उन्होंने मज़ीद इनवाइट करना है। दूसरा क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन दूसरा और यहाँ पर 11 लोग हैं
11 स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट आपको ये दे दिया है। अब ये जो डाटा है ये 11 स्टूडेंट के वेट का है और इसमें से हमने मीडियन, मीन और मॉड निकालना है। अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा वो होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस डाटे को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब इसको आपने रेड डाटे की फॉर्म में लिखा, सबसे छोटी वैल्यू उससे बड़ी एंड सो ऑन। तो आप नोटिस करें कि ये जो रेड डाटा है इसमें कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आई है। तो सबसे ज़्यादा दफ़ा 72 अक्कर हुआ है, तो 62। तो 62 जो है ये हमारा मॉड कहलाएगा, मतलब ये 62 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो मॉड की डेफिनेशन यही है कि एक ऐसी वैल्यू जो डाटे में सबसे ज़्यादा दफ़ा आई है, यानी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इज़ कॉल्ड मॉड। तो मीडियन के लिए हम n+1/2 फार्मूला हम यूज़ करेंगे। n हमारे पास है 11, तो 11 जमा 1/2 ये आ रहा है 6th का मतलब है कि इस रेड डाटे के अंदर जो भी वैल्यू छठी लोकेशन पे पड़ी हुई है वो हमारा आंसर है। तो छठी लोकेशन के ऊपर देखें 1 2 3 4 5 और ये 6, 56 आ रहा है। तो 56 जो है ये हमारा मीडियन कहलाएगा। अब हमने निकालना है मीन। तो मीन का फार्मूला समेशन x/n, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। इन सभी वैल्यूज़ को सम अप करें तो ये आ रहा है 608। 11 पे डिवाइड कर लें तो ये हमारा आंसर आ रहा है। चौथा क्वेश्चन है, 2 सिक्के हैं जिनको टॉस किया 2 मरतबा। 2 coins are tossed twice. Find probability head appear on first toss. जो पहली टॉस है उसके ऊपर हेड आपको नज़र आना चाहिए, और एंड का मतलब और द सेम फेसेस अपीयर इन 2 टॉसेज। यहाँ से एक दूसरा इवेंट बन रहा है, यानी एक इवेंट आप कह लें ए है जिसमें फर्स्ट टॉस के ऊपर आपको हेड नज़र आना चाहिए, और दूसरा इवेंट बी है। ये बी जो है ये दूसरा इवेंट है। अब ये दूसरा इवेंट शो करता है कि सेम फेसेस आए इन 2 टॉसेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें आपने नोटिस करना है कि जब आप 2 सिक्कों को टॉस करते हैं तो आपके पास कितनी सैम्पल स्पेस बनती है। उस सैम्पल स्पेस में से फिर आपने 2 इवेंट बनाने हैं। फर्स्ट इवेंट ए है और फिर सेकंड इवेंट ये बी है। फर्स्ट इवेंट शो कर रहा है कि हेड आए, और दूसरा इवेंट शो कर रहा है कि दोनों टॉसेस के ऊपर सेम फेस आपको नज़र आना चाहिए। अब ज़रा ऑब्जर्व करें इस क्वेश्चन को। हमने जब 2 सिक्कों को टॉस किया तो हमारे पास जो सैम्पल स्पेस आई है वो ये बनी, यानी 2 दफ़ा मैंने हेड लिखा, 2 दफ़ा टेल, फिर हेड टेल और हेड टेल। 2 की पावर 2 4 हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं। 2 सिक्कों को टॉस करने की सूरत में ये सैम्पल स्पेस बन गई। ये सैम्पल स्पेस बनाने का ये फार्मूला मैंने साइड पे लिखा हुआ है। 2 की पावर 2 में से 1 माइनस किया, 2 की पावर 1 मतलब 2 आ रहा है। पहले कॉलम को देखें, मैंने 2 दफ़ा हेड लिखा, 2 दफ़ा टेल, फिर दूसरे कॉलम में 1 दफ़ा हेड और 1 दफ़ा टेल। तो हमारी जो सैम्पल स्पेस है उसमें से अब हम 2 इवेंट बना रहे हैं। इवेंट ए है फर्स्ट टॉस शो हेड, कि जब हम पहली दफ़ा दोनों सिक्कों को टॉस करते हैं तो हमारे पास हेड आता है। अब हेड नज़र आना चाहिए, चाहे एक सिक्के पे आ जाए चाहे दोनों सिक्के पे आ जाए, मतलब हेड आपको नज़र आना चाहिए। तो इस सैम्पल स्पेस के अंदर आप नोटिस करो कि ये 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमें हेड नज़र आ रहा है। तो फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस का फार्मूला हमने अप्लाई किया, तो ये हमारे पास इवेंट ए जो है वो निकल आया। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी आ गई 3/4। अब हमने इवेंट बी बनाया। इवेंट बी है कि बोथ टॉसेस शो सेम नंबर, दोनों टॉसेस के ऊपर सेम नंबर आता है। तो अब आप नोट करो सेम नंबर से क्या मुराद है। सेम नंबर के मुराद ये है कि जब अपने लूडो के 2 दाने
दो सिक्के जब आपने टॉस किए हैं, दो सिक्के टॉस करने की सूरत में या तो दोनों पे हेड आ रहा है या फिर दोनों पे टेल आ रहा है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास बन रही हैं। अब ये दो पॉसिबिलिटीज़ जो हैं ये हमने ऑब्ज़र्व करनी है। और इवेंट ये है कि बोथ टॉसेज शो द सेम नंबर। बोथ टॉसेज मीन पहली टॉस और फिर दूसरी टॉस। तो ये जो टॉसेज हैं ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि सिक्कों की टॉसिंग, लूडो के दाने की रोलिंग ये इंडिपेंडेंट कहलाती है। तो इस वजह से हम ये मालूम करना चाह रहे हैं कि पहली टॉस और दूसरी टॉस का रिजल्ट, यानी फेवरेबल केसेस ऑफ फर्स्ट टॉस एंड सेकंड टॉस। नीचे सैम्पल स्पेस के पॉसिबल पॉइंट्स हैं। तो ये जो एन ऑफ एस है, चूँकि टॉसेस दो हैं तो इनको हम इस तरह ब्रेक कर सकते हैं। ये पहली टॉस की सैम्पल स्पेस, ये दूसरी टॉस की सैम्पल स्पेस। तो पहली टॉस की सैम्पल स्पेस 4, दूसरी की भी 4। तो इसी तरह जो पहली टॉस है, चूँकि पहली टॉस दूसरी टॉस के साथ इंडिपेंडेंट है, रिजल्ट इंडिपेंडेंट है। अब ये जो पहली टॉस है इसको आप लिख सकते हैं एन ऑफ T1 और दूसरी टॉस को लिख सकते हैं एन ऑफ T2। एन ऑफ एस की जगह पर ये हम शिफ्ट करेंगे तो ये अलग-अलग। अब ये चीज़ जो है ये पहली टॉस के सेम नंबर की प्रोबेबिलिटी, ये दूसरी टॉस के सेम नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो पहली टॉस के सेम नंबर की प्रोबेबिलिटी 2/4 और दूसरी टॉस के सेम नंबर की प्रोबेबिलिटी भी 2/4। इसको सॉल्व करें तो ये आ रहा है 1/4। अब चूँकि हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट की मदद से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी मालूम करना है, तो ए एंड बी में ये जो इंटरसेक्शन है ये मल्टीप्लिकेशन में शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि दोनों इवेंट्स हमारे इंडिपेंडेंट है तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है 3/4। ये हमने इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकाली है। तो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी निकाली है 1/4। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 3/16। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।